हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ टूर दी फोर्स सीरीज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टूर दी फोर्स सीरीज क्या है। टूर दी फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा अचीवमेंट, जो काफ़ी एक अचीवमेंट, एक सक्सेस जो बहुत स्किल के साथ प्राप्त हो, दैट इज नोन एज टूर दी फोर्स यानी कि सक्सेस। तो टूर दी फोर्स यानी कि सक्सेस सीरीज, लेकिन सक्सेस तो काफी कॉमन सा नाम हो जाता, तो दैट्स वाई टूर दी फोर्स। आप लोगों के लिए ये सीरीज एक पेनिसिया की तरह होगी। आप बेसिकली ये है टीजीटी पीजीटी के लिए ही, मगर टीजीटी पीजीटी भी जितने भी स्टेट्स हैं सभी टीजीटी पीजीटी उसके लिए। अब आप देख सकते हैं एमसीक्यूज ऑन शेक्सपियर एंड ग्रामर, मेरी एक जो सीरीज थी हिस्ट्री वाली उसको भी ये कवर करती हुई है, उसको में विद अ ट्विस्ट जो है उसको भी कवर करती हुई ये है। आप लोगों को ये सीरीज इसलिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि आज का जो हमने सेशन स्टार्ट करा है, जो भी राइटर लिया जा रहा है उसके सारे क्वेश्चंस आप ये मान के चलिए ऑन एन अप्रॉक्स 200 क्वेश्चंस तो हम लोग ये सोच ही रहे हैं कि हम लोग हर राइटर के लें। और जैसा कि आपको पता है कि हर राइटर के क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन में देती हूँ, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ाया और उसका आंसर दे दिया, वो तो आपके पास भी है, तो हमारी क्या ज़रूरत है। आप लोगों ने अधिकतर यूट्यूब के सेशंस जो लोग और लोग देते हैं उनमें और मेरे में यही फ़र्क है कि वो लोग अपना सेशन जब देते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट। ऑल ऑफ अस जितने भी लोग हैं उनके पास बुक्स होती हैं, उन बुक्स को वो पढ़कर उन क्वेश्चंस को आंसर्स वो देख सकते हैं। बट कई बार ऐसा होता है उन क्वेश्चन के आंसर्स गलत भी दिए होते हैं, एंड अनलेस you have the correct explanation of that particular question, you will not be able to comprehend that question. तो कई बार जो है क्वेश्चन सिर्फ हमारी एक्सप्लेनेशन से भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। तो उसी के क्रम में ये सीरीज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आई, एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स। सभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए है। तो आप लोग जो हैं इसको ध्यान से देखिएगा और जो है ग्रैस्प करिएगा। और एक ये देखिए, एक छोटी छोटी सी हमने इसमें कोटेशंस जो है लगाई हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके की सीरीज़ है जैसे पहले मैंने अपनी एक सीरीज़ चलाई थी, 40 डे सीरीज़ थी। अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। कि एक छोटी छोटी एक चाहिए ना कि जर्नी टू मून बिगैन विद अ सिंगल स्टेप, तो वही चीज़ है, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। पेड बैच, वीडियो बैच इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ये पेड बैच है जिसमें आपको राइटर्स ग्रामर का पूरा कंटेंट प्लस प्रिंटेड नोट्स बुक फॉर्म में आपको मिलेंगे। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा इंग्लिश सूत्रा का, या आप 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फॉल्स्टॉफ्स वर्ड्स इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1। ये फॉल्स्टॉफ के बारे में मैं आपको बताऊं, ये शेक्सपियर का सबसे वन ऑफ द मोस्ट कॉमिकल कैरेक्टर्स में से एक हैं। इनको मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर, इसमें तीनों में ये कैरेक्टर जो हैं वो आए हैं। जब ये कैरेक्टर आते हैं हंसी अपने आप जो है वो आ जाती है। फैट, विटी एंड अपने आप को ओवर द टॉप जो है, ये अब एक जो है नाइट अपने आप को समझते हैं। हॉल के लिए, प्रिंस हेनरी के लिए ये एक फादर फिगर है। जब प्रिंस हॉल जो है, जब उनके फादर बहुत परेशान हैं कि प्रिंस हॉल जो हैं वो सीडी साइड ऑफ लंदन में रहते हैं और बहुत ही लोअर क्लास के लोगों के साथ उनका रिलेशन है, तो हॉल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द जो है एक ट्रांसफॉर्म्ड फिगर में आऊँगा और मैं जो है तब उसके बाद मेरी ये जितने भी जो मेरे वॉट एवर आई एम डूइंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो छिप जाएंगी। तो
फॉल्स्टॉफ जो है वो फॉल्स्टॉफ, पॉइंट्स एंड हॉल जो हैं, ये तीनों कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं, लोगों को लूटने का काम एंड ऑल। तो फॉल्स्टॉफ जो है वो हेनरी फोर्थ से में पार्ट 1 में हेनरी से पूछते हैं नाउ हॉल, वो प्रिंस हॉल के को हेनरी ना कह के हॉल कहते हैं, नाउ हॉल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लैड। तो ये है इसका आंसर है इसका, दैट्स बी। तो मैंने आपको बताया कि फॉल्स्टॉफ के बहुत कॉमिक कैरेक्टर हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने इनके लिए कहा था आई वांट टू सी फॉल्स्टॉफ इन लव, दैट्स व्हाई शेक्सपियर created that figure in Merry Wives of Windsor. Which one of the following correctly describes the meaning of Macbeth's words, life is but a walking shadow? Macbeth आप सबको पता है कि शेक्सपियर का एक ऐसा प्ले है, आर्टिस्टिक सक्सेस कहा जाता है। टी.एस. इलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। मकबेथ में मकबेथ वॉल्टिंग एम्बिशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें उनकी पत्नी के आत्महत्या करने की खबर मिलती है तो वो उन्हें लगता है कि वो लाइफ को एक कैंडल से कंपेयर करते हैं और कहते हैं लाइफ इज डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस, लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे कैंडल जलती है और जलने के बाद कैंडल जो है वो बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, जब वो पूरी तरीके से चल जाती है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, आज है कल नहीं है। इन द सेम वे लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ कुछ नहीं है, एक शेडो की तरह। जैसे शेडो का कोई अस्तित्व नहीं होता, ऐसे ही लाइफ का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये वो बोलते हैं अपनी वाइफ के आत्महत्या करने के बाद। तो लाइफ इज just devoid of substance. In which play other than Julius Caesar has Shakespeare depicted the Romans better than the Roman writers themselves have done? शेक्सपियर ने जो प्ले लिखे हैं उनमें जो रोमन प्लेज हैं, उनके जो रोमन प्लेज में एक प्ले है दैट इज कोरियोलिनस, और उसको टी.एस. इलियट ने कहा था द मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस। आर्टिस्टिक सक्सेस मकबेथ को कहा है, मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस कोरियोलिनस को कहा है। और उसमें उन्होंने जो जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और इसके अलावा जो कोरियोलिनस है उसमें उन्होंने रोमन्स को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करा है। और टी.एस. इलियट ने इसके लिए मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस इस प्ले को कहा है। आई होप कि ये छोटी छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको क्वेश्चंस को ये समझा पाए, और इससे आप जो है जो मैं मार्क करवा रही हूँ, ये दिस इज माय स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। Which of the following characters in Shakespeare's Love Labour Lost overuses formal Latinate diction? अगर आप लोगों ने लव लेबर लॉस्ट पढ़ा है तो ये शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आती है। ऑल्दो इट्स ऑल्सो अ रोमांटिक कॉमेडी, मगर ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब होता है जहाँ पर एक पढ़े लिखे वर्ग का मजाक जो है वो बनाया जाता है। लव लेबर लॉस्ट में भी लॉर्ड्स और वो जो हैं दे प्लेज कि दे विल स्टे अवे फ्रॉम लेडीज फॉर क्वाइट अ वाइल, एंड व्हेन दे सी द प्रिंसेस एंड लेडीज दे फेल इन लव हेड ओवर हील्स विद देम। तो ये लव लेबर लॉस्ट में ओवर यूज़ किया गया। अब इस लव लेबर लॉस्ट में जो ये शेक्सपियर की कॉमेडी है इसमें कौन है जो ओवर यूज़ करता है लैटिनेट डिक्शन को? ये है होलोफर्नेस, जो लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। कई बार उस लैंग्वेज में वो एरर भी करते हैं, मगर अगर अपना एरुडिशन दिखाने के लिए वो होलोफर्नेस जो है वो बहुत ज़्यादा लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये ऐसे ही समझिए कि कई बार इंग्लिश किसी को नहीं आती है मगर हर चीज़ में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, चाहे वो इंग्लिश का इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, वही वाला हाल कि इसमें होलोफर्नेस जो है वो बहुत ही फॉर्मल डिक्शन, इसमें लैटिनेट डिक्शन यूज़ करते हैं। तो होलोफर्नेस जो कि एक स्कूल मास्टर है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज
Which two of the following oppositions are best evoked by Hamlet's utterance to be or not to be? ये हैमलेट की सोलिलोकी है. हैमलेट एक ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट मतलब बहुत परफॉर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मगर टी.एस. इलियट ने इस प्ले के बारे में कहा था कि इट लैक्स इन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. दैट इज़ कि जैसा हीरो फील करता है वो फीलिंग्स, वो चीज़, वो जनता के अंदर वो इवोक नहीं कर पाते. तो ये इट लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. और आर्टिस्टिक फेलियर जो है इस प्ले को कहा गया था. क्यों? क्योंकि समय पर हैमलेट एक्शन नहीं ले पा रहा था. अब इनकी एक बहुत फेमस जो है वो लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. इसमें इसका दो मीनिंग है, जीऊं या मर जाऊं, करूं या ना करूं. जीऊं या मर जाऊं, करूं या ना करूं. तो आप यहाँ पर ये देखिए कि इसमें है दैट इज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन एक्शन एंड इमोशन, बिटवीन अफर्मेशन एंड कंफर्मेशन, बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग. तो दैट इज जीऊं या मर जाऊं, एंड बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग, दैट इज 1 and 4 ओनली. तो इसके दो हैं कि जीऊं या मर जाऊं, जीऊं या मर जाऊं, करूं या ना करूं. To be or not to be, that is the question. This is the soliloquy of Hamlet. What kind of characters generally sing in Shakespeare's play? शेक्सपियर के प्लेज में जो कैरेक्टर्स होते थे, मोस्टली जो सर्वेंट्स होते थे, क्लाउन्स होते थे या फूल्स होते थे, वो गाने गाया करते थे. शेक्सपियर के ये सॉन्ग्स भी बहुत फेमस थे, चाहे ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड हो या कोई से भी जो गाने हैं वो भी. इसके अलावा कार्पेडाइम सॉन्ग जो हैं वो, ये सारे सॉन्ग्स जो हैं वो बहुत फेमस होते थे. मगर ये कोई राजा रानी ये सब नहीं गाते थे. ये गाने कौन गाया करता था? सर्वेंट्स, क्लाउन्स एंड लोअर क्लास के जो लोग होते थे वो गाया करते थे. क्या हो गया? क्या देख रहे हो? Shakespeare's Venus and Adonis, an expensively written mythological poem of 1594. Oh, sorry, 1194 lines of verse is based on the story by शेक्सपियर की. ये जो पोएम है, इस शेक्सपियर की इस पोएम ने जिस समय द कंट्री जो जब प्लेग रिडन जो है जिस समय जो है लंदन था, उस समय शेक्सपियर के करियर को इस पोएम ने एक उछाल जो है वो दिया था. शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस जो है एक बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि एक इमोरस पोएम है, और ये ओविड की मेटामॉर्फोसिस पे आधारित है. अगर आप लोगों ने इस पोएम का 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई ये पोएम है, जो माय फर्स्ट इन्वेंशन जो है इन्होंने इसको कहा है, ग्रेट एयर ऑफ इन्वेंशन जो है उन्होंने कहा है, माय फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन. और इस पोएम में उन्होंने इस स्टोरी जो है, ये एक लेजेंडरी जो का स्टोरी है, वीनस एंड एडोनिस. वीनस गॉडेस ऑफ ब्यूटी, जो कि मेस्मराइज हो जाती है एडोनिस की खूबसूरती को देखकर. और इस पोएम में ये दिखाया गया इवन गॉड्स कैन नॉट, गॉड्स भी जो है वो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. तो इसमें किस तरीके से एडोनिस को टीयर अपार्ट कर दिया जाता है बोआ के द्वारा, और उसके खून से एक पर्पल कलर का फ्लावर निकलता है, और वीनस उस फ्लावर को लेकर जो है वो चली जाती है. और इसमें यह है कि जैसे वीनस को उसका प्यार नहीं मिला, आगे भी जो लोग प्यार करेंगे उनको प्यार पाने में बड़ी ही मुश्किल होगी. तो ये ओविड की मेटामॉर्फोसिस पर आधारित है. दैट इज बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस. आइडेंटिफाई द पोएम शेक्सपियर रॉट बेस्ड ऑन अ स्टोरी ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस. ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया, एक्सप्लेनेशन इसकी मैंने दे ही दी है. दैट इज वीनस एंड एडोनिस. फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, ये इनके इसके लिए इन्होंने यूज किया था. आइडेंटिफाई द राइट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. तो शेक्सपियर के जो है असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं. सबसे पहले है टेमिंग ऑफ द श्रू, इनकी अर्ली कॉमेडीज में से एक है. फिर जूलियस सीजर, जब ग्लोब थिएटर बना था तब उसमें हुआ था. उसके बाद मकबेथ है, और फिर जो है वो लास्ट स्वान सॉन्ग है उनका, टेम्पेस्ट. तो दैट इज बी. द टेमिंग ऑफ द श्रू, ये गैस्कॉइग्ने के, इसका जो सब प्लॉट है वो सपोजेस, गैस्कॉइग्ने के सपोजेस पर आधारित है. What is common to the following women characters in Shakespeare? Julia in Two Gentlemen of Verona, Rosalind in As You Like It, Viola in Twelfth Night,
इमोजेन इन सिम्बलिन, सबसे पहला इनमें कॉमन है क्रॉस ड्रेसिंग। एंड क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब होता है व्हेन विमेन आर ड्रेस्ड एज मेन। आपको ये पता होगा कि शेक्सपियर के टाइम में जो लड़के थे वो ही लड़कियों का रोल प्ले करते थे, एंड आफ्टर अ वाइल कि वो लड़के की जो है उसमें क्रॉस ड्रेसिंग में आ जाया करते थे। तो ये क्रॉस ड्रेसिंग सबसे पहला इसका ये है। और एक कॉमन ये है कि दे डिस्गाइज देमसेल्व्स एज बॉयज इन परस्यूट ऑफ देयर लवर्स। ये जितनी भी चारों की हीरोइंस का नाम लिया गया है, ये बॉयज की तरह ड्रेसअप होकर अपने लवर्स को जो है वो ढूंढ रही हैं। तो इसका आंसर है बी, दैट इज दे डिस्गाइज देमसेल्व्स एज बॉयज इन परस्यूट ऑफ देयर लवर्स। Which of the following books mark the beginning of Shakespeare's success? देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, लव लेबर लॉस्ट उनकी अर्ली वो है, उससे उनको पहचान नहीं मिली थी। मर्चेंट ऑफ वेनिस बाद में है, तब तक शेक्सपियर एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे। शेक्सपियर का जिस समय द कंट्री द सिटी वॉज प्लेग रिडन, उस समय शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस लिखकर और अपने वीनस एंड एडोनिस को लिखकर उन्होंने अपने जो उनके जो मेंटोर थे उनको खुश करने की कोशिश की थी। जिस समय और एक्टर्स जो हैं वो भूखे मर रहे थे, उस समय शेक्सपियर अपने करियर में स्थायित्व जो है लाने की कोशिश कर रहे थे। दैट इज वीनस एंड एडोनिस, जो कि एक पोयम है। नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स। शेक्सपियर के दो थिएटर्स में शेयर थे, ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स। ये दो थिएटर्स थे, द ब्लैक फ्रायर्स एंड द ग्लोब। तो इसमें ब्लैक फ्रायर्स, दैट इज द ब्लैक फ्रायर्स। In which Shakespeare's plays the following lines appear: blow, blow, thou winter wind, thou art not so unkind as men's ingratitude। ये एक सॉन्ग है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, और ये जो गाना है ये किस में मिलता है? शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी दैट इज एज यू लाइक इट, जिसके हीरो और हीरोइन जिसमें ऑरलैंडो और जो है रोजलिंड की कहानी है। और इसमें थोड़ा सा जो ड्यूक सीनियर हैं वो रॉबिन हुड की तरह रहते हैं। तो ये है शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी, या जो है भाई पेस्टोरल रोमांस है ये, दैट्स एज यू लाइक इट। Who is the daughter of Shylock in the Merchant of Venice? जो Merchant of Venice शेक्सपियर का प्ले है, जिसमें उन्होंने ज्यूस की मजाक उड़ाई है। और ये जो ये प्ले है द ज्यू ऑफ माल्टा पर बेस्ड है, मार्लो के प्ले पे। और इसमें जो शाइलॉक जो है वो ज्यू है, और उसकी डॉटर जो कि एक क्रिश्चियन के साथ भाग जाती है, उसका क्या नाम है? पोर्शिया, नेरिसा, बेल्थेजर, जेसिका। पोर्शिया हीरोइन है, नेरिसा उसकी जो लेडी इन वेटिंग है, बेल्थेजर उसका सर्वेंट है, उसका नाम है, शैलॉक की बेटी का नाम है जेसिका। Viola is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain. This is the opening part of which play by Shakespeare? Viola जो कि शिपरेक्ड हो जाती है, अपने ही ट्विन ब्रदर से उसको बिछड़ जाती है और वो इलीरिया के उसका तट पर आती है। यह कहानी है ट्वेल्थ नाइट की, जिसमें एक लव स्ट्रक जो है वो ड्यूक है, जिसमें एक उसकी बहुत फेमस लाइन है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये जो है इसमें ये ओपनिंग है किसकी? ट्वेल्थ नाइट की। ये प्ले शेक्सपियर ने लिखा था जब क्रिसमस की फेस्टिविटीज चल रही थी, तो उसके मेरीमेंट में उन्होंने ये प्ले जो है वो लिखा है। Neither a borrower nor a lender be, for often loan often loses both itself and friends. Who speaks these lines? ये लाइन जो है neither a borrower nor a lender be, ये लाइंस जो हैं वो पोलोनियस के द्वारा जो है वो बोली जाती हैं, जो अपने बेटे को सलाह दे रहे हैं। ट्रू रेनेसांस स्पिरिट जो है वो दिखाती हुई ये लाइंस हैं कि एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अप्रोच दिखाते हुए
कि ना तो कभी उधार दो ना उधार दो, क्योंकि उधार के साथ ही वो पैसा और दोस्त दोनों ही चले जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पोलोनियस एक रेनेसांस मैन को दिखाते हैं, और पोलोनियस जो है ये लाइन अपने बेटे के लिए से कहते हैं। दैट इज पोलोनियस। The next one is who is King Lear's second daughter's husband? किंग लियर की 3 बेटियां हैं, रीगन, गॉन्ड्रिल और कॉर्डिलिया। उसमें से जो दूसरी बेटी है उसका हस्बैंड का नाम क्या है? तो दैट इज ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। Which of the following is a pastoral comedy by विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी। जब विलियम शेक्सपियर ने प्लेस लिखे थे तो ही नेवर थॉट कि मैं उनको पेस्टोरल रोमांस और डार्क कॉमेडीज और ये सब बनाऊंगा। ये तो बाद में क्रिटिक्स का दिया हुआ नाम है। पेस्टोरल कॉमेडी का मतलब होता है जिसमें जो हीरो और हीरोइन है वो एक रूरल बैकग्राउंड में होते हैं और शेफर्ड्स के मतलब शेफर्ड्स की भूमिका में होते हैं। तो ये जो शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी है दैट इज एज यू लाइक इट, और इसी प्ले से उन्होंने मार्लो को भी श्रद्धांजलि जो है वो दी है, whoever loved not loved at first sight से। तो दैट इज एज यू लाइक इट। In Shakespeare's Tempest, who is Sebastian's brother? कि शेक्सपियर का टेम्पेस्ट जो कि स्वान सॉन्ग जो है वो माना जाता है, उसमें सेबेस्टियन का ब्रदर जो है वो कौन है? तो दैट इज अलोन्जो। For what is the phrase the mousetrap used by Shakespeare? माउसट्रैप जो ये फ्रेज यूज हुआ है ये हैमलेट में यूज हुआ है। हैमलेट वॉज अनेबल टू टेक एनी एक्शन आफ्टर हिज फादर्स डेथ। उस हैमलेट को उसका जो फादर का घोस्ट है वो भी आके बता देता है कि ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर, लेकिन हैमलेट तब भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए वो एक प्लेयर्स को बुलाकर जो एक प्ले विद इन प्ले करवाता है जिसका नाम रखता है मर्डर ऑफ गोंज़ैगो, और बाद में उसका नाम होता है द माउस ट्रैप। तो बाद में उसका नाम माउस ट्रैप हो जाता है। तो दिस इज अ प्ले विद इन प्ले इन हैमलेट। Who is sick of self love in Shakespeare's Twelfth Night? शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट जो कि एक बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही लाइट कॉमेडी है। ट्वेल्थ नाइट में जो खुद से बहुत ज़्यादा, इसमें शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स का मजाक उड़ाया है मेलवोलियो के माध्यम से, और इसमें जो मेलवोलियो है वो अब अपने सेल्फ लव से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित है। अपने आप को वो अपने से ऊपर किसी को समझते ही नहीं है, और मेलवोलियो के माध्यम से शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स का मजाक जो है वो उड़ाया है। तो इसका आंसर है दैट इज मेलवोलियो। The sleepwalking scene occurs in sleepwalking scene। लेडी मकबेथ गिल्ट कॉन्शियस हो जाती है डंकन के मर्डर के बाद, और उसे इंसोम्निया की और ये मतलब उसको एक नींद में चलने की बीमारी हो जाती है, और इस गिल्ट कॉन्शियसनेस में ही वो अपने आप को भी मार लेती है। तो स्लीप वॉकिंग सीन जो है वो शेक्सपियर की जो सबसे छोटी ट्रेजेडी है दैट्स मकबेथ, उसमें आता है। In The Tempest, who says the following lines and why? I'll break my staff, bury it certain fathoms in the earth, and deeper than ever did plume a sound, I'll drown my books। जब ये जो टेम्पेस्ट जो प्ले है ये शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग माना जाता है। ये कहा जाता है कि जब शेक्सपियर ने इस प्ले को ये प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए हुआ था, और जब ये प्ले हुआ था जेम्स फर्स्ट के सामने तो उन्होंने ये इनसे कहा था कि अगर ऑडियंस जो ताली बजाएगी एपिलोग में तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो कह रहा है
प्रॉस्पिरो कह रहा है, और अगर नहीं तो मैं जो है यहीं रह जाऊंगा। तो एक तरीके से शेक्सपियर खुद जाने की परमिशन जो है वो मांग रहे हैं, और वो इसमें जो है कहते हैं कि मतलब इसमें प्रॉस्पिरो कह रहे हैं कि मैं अपना जो सारा सामान है वो समुद्र में जो है इन मैजिकल बुक्स को डुबो जाऊंगा, और आगे अब मैं मैजिक को यूज़ नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपना जो किंगडम है वो वापस मिल गया है। तो ये जो लाइन है ये प्रॉस्पिरो के द्वारा बोली जाती है। प्रॉस्पिरो ही एश्योर्स द वर्ल्ड दैट ही विल हैव नो मोर डीलिंग विद मैजिक। प्रॉस्पिरो कहते हैं कि मैं अब मैजिक को यूज़ नहीं करूंगा, बिकॉज वट एवर आई वॉन्टेड दैट आई हैव गॉट। तो ये इसका आंसर है डी। The character of Jax in As You Like It can be best described as एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल रोमांस, पेस्टोरल कॉमेडी है। सारे कैरेक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं उन कैरेक्टर्स में वो मैरी मेकिंग कैरेक्टर्स हैं। सिर्फ एक कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा मेलेंकलिक कैरेक्टर है। जब शुरुआत में डियर भून के खा रहे हैं तो उसमें भी उसको परेशानी जो है वो दिख जाती है, और वो जो है वो हमेशा दुखी ही जो है वो रहता है। तो दैट ही इज़ मेलेंकलिक। पहले ये जो वर्ड यूज़ किया जाता था मेलेंकलिक, ये यूज़ किया जाता था उन लोगों के लिए दोज हु आर इंटेलेक्चुअल। Those who are supposed to be intellectual, they are termed melancholic. तो ये है that is melancholic. He was not of an age but of all times. ये लाइंस बेन जॉनसन ने कही है शेक्सपियर के बारे में। उनके कंटेम्प्रेरी थे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो कि जाने जाते हैं जिन्होंने कॉमेडी जो है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के फादर के नाम से जाने जाते हैं, बेन जॉनसन। और ये वर्ड उन्होंने कहे थे, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स। What are the names of the four bodies left on the stage at the end of the play Hamlet? हैमलेट के में जो प्ले है उसमें जो लास्ट में बॉडीज हैं वो किस किस की हैं? पोलोनियस और लेआर्टीज और हैमलेट के बीच में एक जो है वो मतलब एक लड़ाई होती है। गर्ट्रूड की जो वो जहर वाला प्याला होता है उसको पीने से मृत्यु हो जाती है। क्लॉडियस को हैमलेट मार देता है। तो अब आप देखिए कौन कौन मिलेगा। क्लॉडियस, गर्ट्रूड, होरेशियो, लेआर्टीज नहीं। क्लॉडियस, गर्ट्रूड, हैमलेट, रोजनक्रेंट नहीं। क्लॉडियस, गर्ट्रूड, हैमलेट एंड लेआर्टीज। तो ये इसका आंसर है, दैट इज बी। Complete the following lines uttered by Hamlet. Oh, what a rug and peasant slave am I, is it not monstrous that this player? ये लाइन है जब प्लेयर्स आते हैं तो हैमलेट उनसे हकूबा एंड प्रियम पर एक प्ले करने को कहते हैं। हकूबा एंड प्रियम में जो एक्टर है वो हकूबा की जो उसने परेशानियां झेली हैं उसको सोचकर वो एक्ट करता है, और वो बहुत ज़्यादा जो है रोता है। ये एक सोलिलकी है हैमलेट। क्यों कहते हैं कि एक एक्टर, उस हकूबा से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी बारे में सोच के इतना ज़्यादा वो दुखी हो रहा है। मुझे पता है कि क्या हुआ है, उसके बावजूद भी मैं कोई एक्शन जो है वो नहीं ले पा रहा। तो हैकूबा पे वो एक प्ले करने को, जब वो हैकूबा पे प्ले करने के लिए पहले कहता यही है हैमलेट कि हैकूबा एंड प्रियम पर प्ले किया जाए। और जब वो स्टेज एक्टर अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाता है तो हैमलेट को ये खुद पर शर्म आती है कि ये उस सफरिंग्स के बारे में भी इतना दिखा सकता है जो मेरे साथ जो हुआ है, मैं तब भी कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तो दैट इज इसका जो फुल है, मॉन्स्ट्रस दैट दिस प्लेयर। In the Tempest, Miranda, Caliban and Prospero stay in the island for जब ये जो आइलैंड दिखाया है, एक तरीके से ये कॉलोनाइजेशन की थीम जो है वो टेम्पेस्ट में दिखाई गई है, और मिरांडा और प्रॉस्पेरो उस आइलैंड पर रह रहे हैं 12 साल से। इसमें हम कैलिबान को इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कैलिबान जो है वो पहले से था, लेकिन मिरांडा एंड प्रॉस्पेरो जो है वो 12 साल से रहे। Who is Laertes in the play Hamlet? Brother of Ophelia. ये हैमलेट की जो बिलवेड थी दैट वाज ऑफीलिया, और ऑफीलिया का भाई था लेआर्टिस, जिसने उसे ऑफीलिया को सलाह भी दी थी कि हैमलेट उससे प्यार नहीं करता है, वो केवल उसके साथ एक खेल रहा है। तो ये लेआर्टिस ने सलाह दी थी ऑफीलिया को। तो दैट इज ब्रदर ऑफ ऑफीलिया।
हु आर द स्पिरिट्स इन द प्ले द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में स्पिरिट्स कौन कौन सी है? आइरिस, सेरेस, जूनो एंड एरियल। ये हैं आइरिस, सेरेस, जूनो एंड एरियल। ये एक प्ले के अंदर मास्क भी होता है, तो इसमें आइरिस, सेरेस, जूनो एंड एरियल। तो ये हुए हमारे जो क्वेश्चंस थे, ये 30 क्वेश्चंस लिटरेचर के, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक राइटर के क्वेश्चंस हैं, जब तक ये राइटर के क्वेश्चन सारे ना करवा दें तब तक ये चलते रहेंगे इसमें टू और दी फोर्स में। और इसके बाद हमारा जो सेशन है वो ग्रामर का भी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप लेते हैं, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम अगर आप लेते हैं, तो बिना लिटरेचर अलॉन्ग विद ग्रामर तभी आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहे हमारे क्वेश्चंस। द सेंटेंस, कुछ क्वेश्चंस आपको लगेंगे यार ये तो बहुत हल्के फुल्के से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन लेकर आई हैं मैम? लेकिन क्या करें कि इजी और डिफिकल्ट दोनों ही लेवल के क्वेश्चंस लेने पड़ते हैं, और इसीलिए दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस हैं। अब देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। द सेंटेंस व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इज ए, कि वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज कौन से तरीके का सेंटेंस है? कभी कभी हमें साधारण सेंटेंसेस पर भी ध्यान देना चाहिए। वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है, तो ये आएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये फॉर्म आती है। बाकी मैं आपको आगे एक साथ साथ इसको समझाती भी रहूंगी। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए, अगर मैन और वुमेन से बनने वाले जो नाउन होते हैं, अगर वो जेंडर बता रहे होते हैं तो उनके आगे और पीछे दोनों ही जो नाउन्स हैं वो प्लूरल होते हैं। लेकिन अगर वो जेंडर नहीं बताते, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं, तो सिर्फ बाद वाला नाउन जो है वो प्लूरल होता है। जैसे मैन ईटर अगर आप बोलते हैं तो वहां मैन जो है वो एक एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो मैन ईटर्स कहा जाएगा, मैन ईटर्स ऑफ मालगुडी। लेकिन अगर मैन और वुमेन जेंडर बता रहे हैं तो दोनों नाउन्स जो हैं वो प्लूरल होते हैं, तो यहां होगा मेन सर्वेंट्स, दैट इज मेन सर्वेंट्स। Which of the following is the verb of internal? ये काफी वो है इंटरनल, आंतरिक एडजेक्टिव। तो इसका जब हम इंटरनल पॉलिटिक्स एक नाउन है, इंटरनल लगा दीजिए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसका हमें वर्ब फॉर्म लगाना है, तो जब उसमें आप जेडी जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वो वर्ब फॉर्म बन जाता है। देखिए, इंटरनलाइज, इंटरनलाइजेज, इंटरनलाइज्ड, तो इसमें जब जेडी जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा आपका वर्ब फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन ऑफ कंडेम? कंडेम एक वर्ब है। ही कंडेम्ड दिस थिंग, किसी चीज की निंदा करना, तो निंदा को क्या बोलेंगे? निंदा के लिए ION, शन अगर आ रहा है तो वो फॉर्म नाउन फॉर्म है, शन। पॉल्यूशन तो नाउन फॉर्म है, जब अगर ION लग गया तो वो नाउन फॉर्म है, तो इसमें हो जाएगा कंडम्पशन। निंदा। चेंज द वर्ड ग्रास इनटू वर्ब। अब इसके ना ये एक क्वेश्चन था, ये LT 2018 में आया हुआ था। ये ग्रास है। देखिए, ग्रास अपने आप में भी वर्ब है और ग्रास का ग्रेस भी है, तो ग्रास का ग्रास भी है और ग्रेस भी है, तो ये जो है इसके दोनों ही हो सकते हैं। वैसे मैं इसमें ज्यादा ठीक जो है ग्रास को ही मानती हूँ। ग्रास का वर्ब फॉर्म भी ग्रास जो भी होता है और ग्रेस भी होता है, लेकिन ग्रास का ग्रेस चरने से हो जाएगा, तो ग्रास का एक वर्ब फॉर्म जो है वो ग्रास भी होता है। टॉम एज वेल एज ब्राउन क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। एज वेल एज एंड का एम्फेटिक रूप है, एज वेल एज कंजंक्शन है। कौन सा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो एज वेल एज क्या है? दैट इज अ कंजंक्शन, दो सेंटेंसेस दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही हर्ट हिमसेल्फ, जब वर्ब का एक्शन घूमकर सब्जेक्ट पर ही जाता है, उस प्रोनाउन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। आई एंजॉयड विद हुम? माई सेल्फ एट द पार्टी। आई एंजॉयड, आई माई सेल्फ का एक्शन घूम के किस पर गया? सब्जेक्ट पर, तो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
सच क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क। कैसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन दिखा के कर रहे हैं। तो दिस बुक दैट बुक, दिस बुक दैट बुक दिखा के कर रहे हैं। तो जब दिखा के करते हैं किसी चीज को, सच क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, तो दिखा के कर रहे हैं, तो वो चीज क्या होगी? डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? नाउन के पहले आ रहा है, तो इसीलिए ये क्या है? दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई डिडेंट नो इट अंटिल यू। मुझे नहीं पता था जब तक तुम बोले नहीं। ठीक है, आई डिडंट नो अंटिल यू, जब मुझे नहीं पता था, भाई मुझे नहीं पता जब तक आप बोलते नहीं, जब तक आप बोले नहीं। तो ये है कि पूरा सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है। तो आई डिडंट नो इट, मुझे ये नहीं पता था जब तक तुम बोले नहीं, तो अंटिल यू स्पोक, दैट इज बी। तो जब तक मुझे नहीं पता, जब ये पूरा सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए इसमें हम लगाएंगे पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्पोक। ही रैन एज क्विकली। जो कुड होता है वो पास्ट में किसी चीज की, पास्ट में किसी चीज का जो है वो पास्ट, जब कैन एबिलिटी बताता है प्रेजेंट में, पास्ट बताता है एबिलिटी इन द पास्ट। सिंपल एबिलिटी इन द पास्ट जो है वो कुड बताता है पास्ट में। तो हमारा जो ये सेंटेंस है वो है ही रैन एज क्विकली, हाउ, जितना भाग सकता था उतना, एज ही कुड, जितना वो भाग सकता था, यानी कि जितनी उसकी एबिलिटी थी, जितनी कैपेबिलिटी थी पास्ट में। तो ही रैन एज क्विकली एज ही कुड, रैन की वजह से यहां आएगा कुड। नाउ ये पंचुएशन के क्वेश्चंस हैं। द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन इज Perhaps cried he, there may be such monsters। जब सेंटेंस में आपके क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के होते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन, सॉरी डायरेक्ट नरेशन होता है और बोलने वाले की स्पीच बीच में आती है, तो जो पहला वर्ड है उसे भी इन्वर्टेड कॉमास में लॉक करते हैं। बीच में बोलने वाला जो है वो उसमें क्या है, ही क्राइड नहीं करते हैं, वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो आप यहां देखिए परहैप्स क्राइड ही, तो ये देखिए यहां पर हमने इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं, इसके बाद कॉमा से उसको अलग करा है, यहां भी करा है क्योंकि ये पूरा इन्वर्टेड कॉमास का जो है वो पार्ट रहेगा। देयर मे बी सच मॉन्स्टर्स एज यू डिस्क्राइब, तो ये इस तरीके से होता अगर बनता तो ही क्राइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा परहैप्स देयर मे बी। अब अगर किसी की स्पीच, किसी की जो शब्द हैं, जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो अगर आ रही है, बीच में आ रही है, तो आगे पीछे कॉमा लगाएंगे और पहले वर्ड में भी और उसके बाद वाले वर्ड में भी इन्वर्टेड कॉमा से उन्हें लॉक किया जाएगा। तो ये इसका आंसर है डी। द करेक्टली पंचुएटेड वर्जन इज द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और रेट्रोगेट्स। द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी। अब मैं आपको इसके बारे में, सेमीकोलन के बारे में आपको बताती हूं। देखिए मैं आपको सेमीकोलन के बारे में बताना चाहूंगी कि सेमीकोलन को आखिरकार हम यूज कहां करते हैं। देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगी। सेमीकोलंस, ये देखिए सेमीकोलंस इसे कहते हैं ऑलवेज कनेक्ट और सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। ये याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को ये सेपरेट या कनेक्ट जो है वो करते हैं। ये कभी भी जो है, एक मिनट में जरा अपनी बुक को ठीक से लगा दूं, ये कभी भी जो है एक प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को नहीं करते।
ऑलवेज कनेक्ट और सेपरेट कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप यहां पर ये देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है दो इक्वल रैंक के जो क्लॉजेज होते हैं। द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और रेट्रोगेट्स। द ह्यूमन माइंड इज नेवर स्टेशनरी, इट एडवांसेस और रेट्रोगेट। अब यहां पर दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं जिन्हें जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर जब दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज को कनेक्ट किया जा रहा है तो वहां पे हम सेमीकोलन का यूज करेंगे, तो इसलिए इसका आंसर है ए। The correctly punctuated version is all that I am, all that I hope to be, I owe to my angel mother. All that I am, all that I hope to be, I। अब आप अगर यहां पर ये देखिए, जब छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं तो उन्हें हम कनेक्ट करते हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं कॉमास से। ऑल दैट आई एम, ऑल दैट आई होप टू बी, आई ओ टू माई एंजल मदर। तो जब हम छोटे छोटे जो हमारे क्लॉजेस होते हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो द आंसर इज ए। Now the next question is I like all things, good and bad, beautiful and ugly, dark and bright. ये भी से I like all things, good and bad, beautiful and ugly. ये I like all things, good and bad, beautiful and ugly, dark and bright. I like all things. अभी यहाँ पर भी है I like all things का explanation दिया जा रहा है कौन कौन सी। तो जब good and, जब दो इसमें चलती हैं, जो पेयर में चलती हैं, तो उन्हें भी हम सेग्रीगेट किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो इसका आंसर है बी, आई लाइक ऑल थिंग्स, गुड एंड बैड, कॉमा, ब्यूटीफुल एंड अगली, कॉमा, डार्क एंड ब्राइट, फुल स्टॉप। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। अगर देयरफॉर बीच में आता है तो आगे और पीछे दोनों तरफ कॉमा लगाया जाता है। तो यहां आएगा बी पार्ट आई, क्योंकि ये बीच, इसका मतलब होता है कि ये एक किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए होता है या एक्स्ट्रा है। ये जो काम करते हैं पैरेंथेसिस की तरह काम करते हैं। तो आई कॉमा देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। तो यहां पर ए आएगा, आगे पीछे दोनों तरफ कॉमा लगेगा। Men may come and men may go but I go on forever। ये बहुत ही प्यारी सी जो लाइन है, ये जो है ये टेनिसन की पोएम की है। Men may come and men may go but I go on forever। नहीं, हाँ जी, वो इसमें ये एक बहुत खूबसूरत सी पोएम की लाइन है। Men may come and अभी इसको जरा करेक्टली पंचुएटेड वर्जन देखिए। Men may come and men may go but I go on for। छोटे छोटे फ्रेजेस को जब आप अलग करते हैं तो उसको किससे लगा करते हैं? कॉमा से करते हैं। तो men may come and men may go but I go on forever। तो आप यहां पर ये देखिए कि कहां पर जो है इसमें कॉमा का यूज किया जाएगा। men may come and men may go, पहला ए है, men may come and men may go, कॉमा, but I go। तो छोटे है men may come and men may go but I go on forever। तो ये इसका आंसर है, दैट इज बी। द गंगा, ये भी इसमें देखना है। जब भी किसी जो प्रॉपर नाउन होता है, नदी का नाम है या उसमें माउंटेन का नाम है, पर्वत श्रृंखला का नाम है, तो उसे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो अब आप ये देखिए, द गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज। तो यहाँ पर जो हम गंगा जो है इज द नेम ऑफ द रिवर, हिमालयाज जो है वो माउंटेन रेंज है। तो अब आप यहाँ पर देखिए गंगा और हिमालयाज दोनों कैपिटल में है, तो इसका आंसर है दैट्स बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस देम, दे इन्वोक गॉड्स हु ब्लेस देम। अब आप यहां पर ये देखिए कि दे इन्वोक गॉड, ये एक प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो गॉड्स का, जब भी हम गॉड की बात करते हैं तो चाहे गॉड के लिए ही यूज करिए, वो भी बीच में भी अगर आएगा तो एच कैपिटल बनेगा। अगर आप ऑलमाइटी की बात कर रहे हैं तो जी कैपिटल बनेगा, ऑलमाइटी बोल रहे हैं तो ए कैपिटल बनेगा। तो दे इन्वोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम। तो यहां पर बीच में कोई कॉमा वॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, बस कैपिटल लेटर है तो जी कैपिटल लेटर के रूप में यूज होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश, द स्लेवरी ऑफ कास्ट। यहां पर कॉलन से जब हम एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज को तो वहां पर हम कॉलन लगाते हैं जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आप यहां देखिए, देयर इज अ स्लेवरी
दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट। तो कॉलन लगाया जाता है जब किसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, तो कॉलन का यूज किया जाता है। मैं आपको इसका पॉइंट भी बताती हूँ। अब जो है इसका पॉइंट हाथों हाथ तो एकदम से याद नहीं आते लिखने के लिए। देखिए, कॉलन जो है ये एक एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है, और कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन एडिशनल रिमार्क दैट दो ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट इज क्लोजली कनेक्टेड विद द प्रीवियस स्टेटमेंट। तो इसके बारे में यह कि एक इसको जो है प्रीवियस स्टेटमेंट से उसको सम अप करने के लिए हम यूज करते हैं। तो देयर इज अ स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबॉलिश द स्लेवरी, तो इसको सम अप करने के लिए से यूज किया गया है, तो दैट इज बी। Wealth may seek us, but wisdom must be sought. Wealth may seek us, but wisdom must be sought. Wealth may seek us, but wisdom must be sought. Wealth में अभी यहाँ पर सारे आ रहे हैं, इसमें है इसका जब बट और एंड जो है, बट एंड फॉर जो है दो इंडिपेंडेंट दो क्लॉजेस को अलग करते हैं, तो वहां पर हम कॉमा का यूज करते हैं। तो दैट इज बट के पहले, तो यहाँ आएगा दैट इज बट के पहले आएगा वेल्थ मे सीक अस बट विजडम मस्ट बी सॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर ये इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस हैं। ही सेड आई केम हेयर यस्टरडे। तो अब यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पर पहली बात तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो और हमें दिख रहा है यहाँ यू भी नहीं है, तो हम सन फॉर्मूला के हिसाब से आई को ही के हिसाब से चेंज करेंगे। ही सेड दैट तो लगाएंगे। अब ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो ही सेड दैट ही हैड कम हेयर का देयर यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा लगाने के वो नहीं है। द मास्टर सेड टू सोहन हैव यू पोस्टेड द लेटर आई गेव यू यस्टरडे। अब इस सेंटेंस को अगर हम बनाए तो ये इस तरीके से बनना चाहिए, द मास्टर आस्क्ड सोहन if he had posted the letter that he had given him yesterday the previous day। अब आप यहाँ देखिए, द मास्टर आस्क्ड सोहन, पहले यहाँ देख लीजिए if he had posted the letter he gave him yesterday। अब ये yesterday के हिसाब से ये चीज गलत हो जाएगी, बाकी की ठीक लिखी हुई है, yesterday का द previous day होना चाहिए था। The master asked Sohan if he had posted the letter he had given him the previous day। तो ये हमें यहाँ दिख गया, क्योंकि हैव का प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और जो इसमें है if he had posted the letter posted the letter he had, अब ये gave है पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और ही हैड गिवन हिम यस्टरडे, बाकी तो सारे गलत हैं ही वैसे ही, तो इसमें इसका आंसर आएगा बी, क्योंकि यस्टरडे प्रीवियस डे में जो है चेंज होगा। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी सेड टू अ पासर बाय टेक पिटी ऑन मी एज आई एम अ हेल्पलेस वुमन। जब कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो जो सेंटेंस है वो किसी से रिक्वेस्ट करता हुआ, कमांड कर देता हुआ, इस तरीके का सेंटेंस जो है वो होता है, इम्पेरेटिव्स जिसे कहा जाता है। जो अलग अलग जब जैसे नरेशन में अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस अलग अलग तरीके से चेंज होते हैं, कि असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सारे सेंटेंसेस जिस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं वैसे ही चेंज होते हैं। अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि टेक पिटी, तो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो शी अब रिक्वेस्ट का सेंस है, शी रिक्वेस्टेड अ पासर बाय टू टेक पिटी। अब इसको इन्वर्टेड कॉमर्स को किससे हटाते हैं, टू से हटाते हैं। She requested a passerby to take pity on her as she was a helpless woman। तो she requested a passerby to take pity on her as she was a helpless woman। तो यहां पर ये आएगा that is B। He said to her what a cold day। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो सेंटेंसेस फीलिंग्स को बताते हैं। तो ही सेड टू हर, तो ही एक्सक्लेम्ड, और जहां पर हमें ये नहीं पता चलता कि फीलिंग है क्या, वहां हम सिर्फ एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं। वॉट और हाउ की जगह वेरी लगता है, तो यहाँ पर क्योंकि वेरी लगता है एडवर्ब के तौर पर उसको एम्फेसाइज करने के लिए, ही एक्सक्लेम्ड
दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। तो यहाँ पर आएगा, देखिए ये दैट इट वॉज एक ये भी है और ये भी है। अब यहाँ पर जब वॉट है और हाउ है तो ये वेरी में चेंज हो जाते हैं। तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे। सोहन सेड टू मी आई हैव ऑलवेज बीन योर फ्रेंड। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा। तो ये सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन माई फ्रेंड। तो यहाँ पर ये देखिए, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर है सोहन टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन माई फ्रेंड। तो यहाँ पर है ये ही से जब कोई एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक ऐसा कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या कुछ होता है, वही चेंज नहीं होते हैं। अदरवाइज तो सारे टेंसेस का, सारे सेंटेंसेस का टेंस जो है वो चेंज होता ही। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतने ही है और आई होप कि ये सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लगे और बस अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए हमारी ये सीरीज़ हेल्पफुल है और बस इतना ही कहना था मुझे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल। बाय बाय।